अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, इस वक्त रेवड़ी कल्चर पूरे देश भर में बहुत चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी की बात क्या की, पूरे देश की राजनीति में उबाल आ गया और आज तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पे कूद गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पे डायरेक्शंस मांगे चुनाव आयोग से और सभी संबंधित पार्टियों से कहा है एफिडेविट लेके आओ, इस पर फैसला करेंगे। तो क्या वाकई में ये मामला अब गंभीर रुख अख्तियार करता जा रहा है और क्या राजनीतिक दलों के लिए अब बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करना चुनाव से पूर्व बड़ा मुश्किल हो जाएगा? आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों रेवड़ी कल्चर बहुत चर्चा में है और चरम पर पहुंच गया है। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाकायदा जवाब तलब भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इच्छा जताई है कि वो इस पर एक कमेटी फॉर्म कर सकता है ताकि वो स्टडी करके अपनी रिपोर्ट दें कि ये फ्री बीज को के अनाउंसमेंट को रोका कैसे जाए। मसला इस बात का है, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये कौन सी राजनीति की शुरुआत है। मुझे जितना ध्यान है पिछले 23-24 सालों से कि पत्रकारिता में शुरुआत से ही राजनीतिक दल बढ़ चढ़ कर घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमूमन राजनीतिक दल अपने वायदे और दावों को उतना अमली जामा नहीं पहना पाते जितना कि आवश्यक होता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसको अपने घोषणा पत्र को अपने काम के साथ जोड़ लिया और खूब फ्रीबीज बांट रहे हैं। और अच्छी बात क्या देखिए कि उनका बजट भी घाटे में नहीं, वो फायदे में भी हैं। तो इसको लेकर अब एक राजनीति शुरू हो गई कि ये साहब मुफ्तखोरी बड़ी गलत बात है। वैसे इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी मिलता है, बहुत लोगों को मुफ्त सुविधाएं भी मिलती हैं। इस देश में सामाजिक आर्थिक स्तर पर बहुत ही गैर बराबरी है। जो गरीब है वो बहुत ही गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग है वो आज तक मध्यम वर्ग नहीं पहुंच पाया और जो मध्यम वर्ग है आज भी वो रिच नहीं हो पाया, और जो रिच है वो सुपर रिच नहीं हो पाए और जो सुपर रिच हुए वो देश छोड़कर भाग गए। इस देश में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी बड़ी है। इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है? सरकारी लोक लुभावन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। तो जो जनता के कल्याण के लिए की जाने वाली लागू की जाने वाली योजनाएं हैं उनको अब रेवड़ी का नाम दिया जा रहा है, फ्री बीज, मुफ्तखोरी। लेकिन भारत के संविधान के प्रथम अध्याय में ये लिखा है कि सरकार जन कल्याणकारी और परोपकारी होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का संविधान कह रहा है, जन कल्याणकारी और परोपकारी। यानी सरकार धंधा करने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए नहीं है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, परोपकार के लिए। ये हमारा संविधान कहता है और इसी दायरे के भीतर सरकार का गठन होता है। डेमोक्रेसी में जन कल्याणकारी और परोपकारी सरकार का गठन होता है। तो जन कल्याण किसमें है? जब आप गैर बराबरी को खत्म करें। अमेरिका में भी सब्सिडी दी जाती है, दुनिया का सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध देश। अरब कंट्रीज में भी जो बहुत पैसे वाले हैं उनके यहाँ भी किसानों को सब्सिडी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ उसको राजनीति से जोड़ दिया गया। अब नुकसान क्या होगा बहनों भाइयों? जो गरीब आदमी को मिल रहा है ना मुफ्त में कुछ चीज़ें जिससे उसका ज़िंदगी चल रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो ये गया आपके हाथ से, ये ना मिलेगा आपको। तो बड़े लोगों के पास तो सब कुछ है, उनके लिए आटे का भाव 400 रुपया कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गरीब आदमी के लिए अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ी तो उसको परेशानी होती है। तो वो किधर देखता है? राजा की तरफ देखता है। राजा मतलब डेमोक्रेटली चुनी गई सरकार, वो अपनी सरकार की तरफ देखता है। सरकार क्या करती? मदद करती है ताकि उसके राज्य में नागरिकों को किसी किस्म की परेशानी न हो और गैर बराबरी खत्म हो, सबको समान शिक्षा मिले, समान अवसर मिले, ठीक ठाक भोजन मिले, अच्छी जीवन शैली मिले और इज्जत की ज़िंदगी जी सके, खुददारी की ज़िंदगी जी सके। और ये अधिकार कोई और नहीं, भारत का संविधान हमें प्रदत्त करता है, जो ये कहता है कि सरकार का गठन ही जन कल्याणकारी और परोपकारी भावना के तहत होता है, और ये संविधान कहता है। लेकिन अब बात कहाँ पहुँच गई? सुप्रीम कोर्ट तक। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया ऐसा कि ये फ्री बीज बांटना बंद करो, नुकसान हो रहा है,
या अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, नुकसान किसका होगा? गरीब आदमी का। नुकसान किसका होगा? आम आदमी का। नुकसान किसका होगा? निम्न मध्यम वर्ग का, सैलरीड क्लास का, छोटा काम धंधे वाले लोगों का। इनका नुकसान होगा। तो इस पर राजनीतिक दलों को जो भी धारणा बनानी है, बहुत सोच समझ के काम करने की इस पर आवश्यकता है, क्योंकि भारत की एक बहुत ही विशाल बड़ी आबादी आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी का शिकार है। आप कुछ बयान सुने। मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है? इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? 2021-22 में मनरेगा का जो बजट था वो 73,000 करोड़ था। हर बार पे कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं जो लागू होने में समय लगता है और उससे असुविधा होती है जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर उसी मॉडल को क्रियान्वित करके वो लाभ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलता रहे। वादों का क्या है, करते जाओ। वादे करने हैं, निभाने थोड़ी ना है अरविंद केजरीवाल जी को। तो इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और उनके प्रवक्ता भी हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने एक PIL डाली थी, उस पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उनसे हम बात करेंगे। उसके पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के संसदीय दल के नेता संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये रेवड़ी का मुद्दा भारत की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। नमस्कार। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन गया है। और थोड़ी देर पहले हमने वित्त मंत्री का भी स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पर खुलकर परिचर्चा हो। तो ये मसला इतना बड़ा कैसे होता जा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है और 6.5 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने प्रावधान रखा है बजट में कि हम 6.5 लाख करोड़ की देश की संपत्तियां बेचकर धन अर्जित करेंगे। रेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे, BPCL बेचेंगे, FCI बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। 6.5 लाख करोड़ रुपए पैसा बेच बेच के, एयरपोर्ट, पोर्ट सब बेच बेच के ये पैदा करेंगे। दूसरी बात क्या किया है इन्होंने? आज आटा पर टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है ब्रजेश जी? दाल, चावल, गेहूं और गुड़ पर टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूध, दही, छाछ पर टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूरे देश को और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं इसकी वजह क्या है। RTI की जानकारी है, मेरी जानकारी नहीं है। RTI की जानकारी है 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का इन्होंने माफ किया है ब्रजेश जी। 11 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। DHFL ने 42,817 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 17 बैंकों को खाली कर दिया DHFL ने। और उसी DHFL ने 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है ब्रजेश जी। एक ABG शिपयार्ड है, वो ABG शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28 बैंकों का फ्रॉड किया है। पानी का जहाज बनाने वाली कंपनी ने। यह है 68,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपति लेके भाग गए। 68,000 करोड़ रुपए ब्रजेश जी, जितने में पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है, फसल का दाम दोगुना हो सकता है,
सेना में हमारे नौजवानों को अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी नहीं, पूरी की पूरी 19 साल की नौकरी मिल सकती है, पेंशन मिल सकती है। आपने देश को कंगाल बना दिया। बैंकिंग फ्रॉड 15 से लेकर 22 तक, 1 मिनट बस दीजिएगा, 2015-16 में 18,699 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड, 16-17 में 23,923 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड, 17-18 में 41,167 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 18-19 में 71,534 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 19-20 में 1,85,468 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, 20-21 में 1,38,422 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड और 21-22 में। लेकिन आपने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हो रहा है रेवड़ी कल्चर से। अर्थव्यवस्था को नुकसान किससे हो रहा है अभी भी क्या आपको समझाने की जरूरत है ब्रजेश जी? एक व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्जा मिला है। यह बातें देश की चर्चा में क्यों नहीं आती? वित्त मंत्री जी के सामने मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, तो जवाब दे इसका। वित्त मंत्री ने तो ओपन ऑफर दिया है कि वो डिबेट के लिए तैयार है, तो आप लोग इस पर एक डिबेट आयोजित करिए ताकि जनता को भी स्पष्टता हो। मैं बिल्कुल तैयार हूं भाई। आप बताइए, वित्त मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो बताएं इस देश को कि आपके पास आटा, दाल, चावल, दूध, दही, छाछ जी, 800 औषधियां, ऐसी 800 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की, टीबी की, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, उन दवाओं पे आपने 800 दवाओं पे 11% टैक्स बढ़ा दिया। आप सारी चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और चंद पूंजीपतियों को आप लाखों। लेकिन ये फ्रीबीज के मुद्दे पर और पॉलिटिकल पार्टीज तो इतना एग्रेसिव नहीं बोल रही हैं जितना कि आम आदमी पार्टी इसको दिल पे ले रही है। तो ये उनसे पूछिए वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने, केजरीवाल का मॉडल क्या है? फ्री बिजली दिल्ली के लोगों को, निःशुल्क पानी, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, माताओं बहनों के लिए निःशुल्क बस की यात्रा। यह हमारा मॉडल है और इसके बावजूद, इतनी सुविधाएं देने के बावजूद 8 वर्षों से लगातार दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है ब्रजेश जी। इसलिए हमको चिंता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए और इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क मिलनी चाहिए और जनता ने सरकार के खजाने में इतना पैसा दिया है कि वो सुविधाएं उनको निःशुल्क मिल सकती। तो राज्यवार इसका अलग कोई मॉडल होना चाहिए, कोई एक कमेटी बननी चाहिए। एक मॉडल है केजरीवाल मॉडल। आप कोई कमेटी बनाने के पक्षधर हैं जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहता है? मैं बात पूरी कर लूं जी, मैं एक बात अपनी पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, एक मॉडल है केजरीवाल मॉडल, जो मॉडल बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराता है। दूसरा मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, जो जनता का टैक्स का पैसा लेके अपने चंद पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटाता है। तो कौन सा मॉडल चाहिए इस देश को? क्या आपको ऐसा मॉडल चाहिए कि 92 लोगों के पास देश के 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी है ब्रजेश जी आज की तारीख में? यह मॉडल है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला हुआ और ये रेवड़ी कल्चर पर रोक लग गई और ये मुफ्त की योजनाएं बंद हो गई, तब आपकी तो राजनीति का बड़ा हिस्सा खत्म। ये रेवड़ी कल्चर है ही नहीं है, ये रेवड़ी कल्चर है ही नहीं है। अगर एक गरीब आदमी का बच्चा बीमार होता है तो उसको क्या इलाज नहीं मिलना चाहिए? अगर हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है तो क्या हमको पीने का पानी नहीं मिलना चाहिए? अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? अगर हमारे बुजुर्गों के पास पैसा नहीं है तो क्या उनको तीर्थ यात्रा की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? पेंशन नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए, सरकारों को क्या कहा जाता है ब्रजेश जी? की सरकार एक लोक कल्याणकारी संस्था है। सरकार कोई कंपनी नहीं है मुनाफा कमाने के लिए। जनता के टैक्स के पैसे का जनता के लिए सदुपयोग करो, यह केजरीवाल मॉडल है। जनता के टैक्स का पैसा कुछ चंद पूंजीपतियों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटा दो, यह नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मॉडल है।
तो इस देश को क्या चाहिए, यह बहस होनी चाहिए। तो आप बहस के लिए तैयार हैं? अगर निर्मला माननीय सीतारमण सर्वोच्च न्यायालय भी, मैं समझता हूं, इन बातों का संज्ञान लेगा। तो आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखिए ना और कन्विंस करिए उनको। बिल्कुल रखेंगे और मजबूती से रखेंगे। तो क्या आप वित्त मंत्री के साथ आपकी पार्टी इस मसले पर डिबेट के लिए तैयार है? 1000 बार तो पार्लियामेंट में, मतलब जब भी मुझे मौका लगा है मैं तो बार बार पार्लियामेंट में यही पूछता हूं कि भाई आपने ये लाखों करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों पे लुटा दिया, आप वापस ले आइए ये पैसा, आपको टैक्स में राहत देने में कोई समस्या नहीं होगी। आप स्कूल भी बनवा सकते हैं, अस्पताल भी बनवा सकते हैं, नौजवानों को रोजगार भी दे सकते हैं, अच्छी सड़कें भी बनवा सकते हैं, गांवों में आप सारी सुविधाएं दे सकते हैं और आपको टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पूंजीपति मित्रों से ये लाखों करोड़ रुपए वापस लेकर आइए, यही बार बार कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह। निर्मला सीतारमण जी इसका जवाब दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। अश्विनी जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाल रखी है, याचिका करता है। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये PIL क्यों दाखिल की है? देखिए, PIL इसलिए दाखिल किया कि मैं पिछले साल जब छुट्टी थी दिसंबर में कोर्ट की, तो मैंने थोड़ा एग्जामिन किया इकोनॉमिक्स, समझने क्या भारत की क्या पोजीशन है। तो जब रिसर्च करने के बाद पता चला कि भारत में कुल यानी केंद्र और राज्यों का दोनों को मिला के 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। 150 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे है। जब भारत पे है तो इसका मतलब केवल केंद्र पे नहीं है बल्कि राज्यों पे भी है। यानी उत्तर प्रदेश पे 6.5 लाख करोड़ का है, महाराष्ट्र पे 5.5 लाख करोड़ है, तमिलनाडु पे 5.25 लाख करोड़ है, बंगाल पे 5 लाख करोड़ है, राजस्थान पे 4 लाख करोड़ है, कर्नाटक पे 4 लाख करोड़ है, आंध्रा। और जो अभी हमारे पहले के मित्र बोल के गए, दिल्ली पे भी कर्जा है, वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं उनके पास कर्जा है और सरप्लस भेजा है। दिल्ली पे भी कर्जा है, मैंने आपको लिस्ट भेजा, आप देख लीजिए। दूसरी बात, जितनी बात अभी इसके पहले संजय जी ने बोला उसमें से कोई एक भी शब्द उन्होंने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कर्जा माफ हो रहा है व्यापारियों का, दोस्तों का, क्योंकि वहां भी बोलेंगे तो कोई उनको पकड़ेगा नहीं, उनके खिलाफ कोई FIR तो होगी नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा नहीं। टीवी पे भी बोल देते हैं क्योंकि टीवी पे बोल दिए, जनता ने सुन लिया, जनता को अच्छा लग गया, नहीं लगा, जनता अगर विरोध भी करे तो कैसे करे, क्योंकि तो टीवी पे बोल के निकल गए। वास्तविकता यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी आई है, उसकी पिटीशन मैंने आपको भेजा हुआ है विजय जी, आप उसको देख लीजिएगा। एक ही उनका आर्ग्यूमेंट है कि प्लीज आप इस पिटीशन को मत सुनिए, इस पिटीशन को डिसमिस कर दीजिए, इस पे सुनवाई मत करिए, बस। अगर वास्तव में आम आदमी पार्टी को लगता है कि किसी का कर्जा माफ हुआ, आम आदमी पार्टी को लगता है कि गलत कर्जा माफ हुआ, तो बाकायदा कम से कम FIR नहीं करवाया सरकार के खिलाफ, हाई कोर्ट नहीं गए, तो ये बढ़िया मौका था सुप्रीम कोर्ट में आगे एफिडेविट पे कहने का कि देखो भैया ये मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि ये जो मुफ्त की योजना, मैं डिबेट में नहीं रहूंगा जी, अपनी बात पूरी कर ले रहा हूं। हाँ, मेरा एक सवाल ले लें, आप मेरा सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। आप क्यों चाहते हैं कि ये मुफ्त की योजनाएं बंद हो? मैं मुफ्त की योजनाएं, मैं क्या कह रहा हूं कि पहले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करिए, पहले आप लोगों को मुफ्त पानी मत दीजिए, पहले शुद्ध पानी दीजिए। आप 100 रुपए का महीने का जो पानी का बिल है उसको माफ कर देते हैं, उसके बदले गंदा पानी देते हैं। उस गंदा पानी पी के माता पिता, बच्चे, छोटे बच्चे, महिला पुरुष सब बीमार होते हैं। उस गंदे पानी के चक्कर में 15,000 रुपए का RO लगवाना पड़ता है घर में। तो आप गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, आप तो गरीबों की गरीबी बढ़ा रहे हैं। वो बेचारा 4 दिन बीमार हो जाता है, उसकी 4 दिन की दिहाड़ी चली गई गंदा पानी पी के चक्कर में। दूसरा, वो गरीब 100 रुपए पानी का बिल तो दे सकता है, 15,000 रुपए का RO प्लांट नहीं खरीद सकता। दूसरा, आप 300 रुपए की बिजली या 200 रुपए की बिजली मुफ्त देते हैं, उसके बदले आप उसको 35-40 हजार रुपए का या 30,000 रुपए का इन्वर्टर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुफ्त की बिजली मत दो, पहले 24 घंटे बिजली दो। मुफ्त का पानी मत दो, पहले शुद्ध पानी दो, शुद्ध हवा दो। जहां तक आप स्कूल की बात करते हैं, आप गवर्नमेंट का स्कूल बदहाल है। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं ब्रिजेश जी। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का स्कूल ऐसा बनाइए कि मंत्री और संतरी का बच्चा एक साथ पढ़े। अगर दिल्ली का स्कूल, चूंकि यहां दिल्ली आम आदमी पार्टी इसके पहले बोल के गए, इसलिए उन्हीं को जवाब दूंगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट आई नहीं है। वो कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर वास्तव में दिल्ली का स्कूल अच्छा हो गया
तो आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के विधायक, केजरीवाल के बच्चे, सिसोदिया के बच्चे, संजय सिंह के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? अगर दिल्ली का हॉस्पिटल अच्छा हो गया है तो केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह का परिवार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं कराता? अगर वास्तव में दिल्ली में पानी इतनी है कि पानी एक बात मिल सकता बताइए है, अश्विनी जी, तो अगर जी। ये मुफ्त की योजनाएं बंद हुई या बड़ी तादाद में सरकार ने इस पे कटौती की, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव तो गरीब आदमी पे पड़ेगा ना, जो गैर बराबरी का शिकार है समाज में। मैं बिजली पानी देना, यही तो कह रहा हूं ब्रिजेश जी, बिजली पानी देना सरकार की ड्यूटी है, मैं उसका विरोधी नहीं कर रहा हूं। ये तो आप बैल मुझे मार करने आ गए सुप्रीम कोर्ट में, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। मैं तो कह रहा हूं कि जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पहले रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करो। उधार, आपके पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, ब्याज कर्जा वापस करने का पैसा नहीं है, कर्जे का ब्याज देने का पैसा नहीं है, आप ढंग से जुडिशियल सिस्टम खड़ा नहीं कर पा रहे हो। 5 करोड़ इस समय मुकदमे पेंडिंग है तहसील से सुप्रीम कोर्ट तक ब्रिजेश जी। 5 करोड़ मुकदमे से 5 करोड़ परिवार इस समय टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। 20-25 हजार करोड़ रुपए खर्च करके जुडिशियल सिस्टम अच्छा करने का पैसा नहीं है। भारत में लोग अनसेफ फील करते हैं, प्राइवेट गार्ड रखते हैं। 15-20 हजार करोड़ रुपए आपके पास खर्च करके भारत की पुलिस सिस्टम अच्छा करने का पैसा नहीं है। ये राज्य सरकारें पहले पुलिस अच्छा बनाए, इस थाना स्मार्ट बनाए, थाने को कॉम्पिटेंट बनाए, कोर्ट अच्छी बनाए, कोर्ट की संख्या बढ़ाए, जजों की संख्या बढ़ाए, बिजली 24 घंटे दे, फ्री मत दे, पैसा ले 24 घंटे दे, पानी फ्री मत दे, अच्छा पानी दे, बिना आरओ के हम पी सके। लेकिन अगर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या करे अश्विनी जी? क्या करे? अगर गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करे? ऐसा कोई भारत में गरीब नहीं जिसके पास पानी का पैसा नहीं। भैया पानी का भी पैसा है, और हम कह रहे हैं अगर पानी देना भी है तो जो बीपीएल कैटेगरी उसको पानी दो ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पानी दो ना फ्री में। ये ब्रजेश मिश्रा को, अश्विनी उपाध्याय को फ्री का लालच क्यों दे रहे हो? ब्रजेश मिश्रा, अश्विनी उपाध्याय को फ्री की बिजली का लालच क्यों दे रहे हो? मैं 300 यूनिट अपनी बिजली दे लूंगा, मुझे क्यों देना जबरदस्ती? मुझे क्यों लालच में बना रहे हो? आपके पास अच्छी सड़क बनाने का पैसा नहीं, अच्छा स्कूल बनाने का पैसा नहीं, अच्छा हॉस्पिटल बनाने का पैसा नहीं, ये किसी एक पार्टी के लिए बोल रहे हो आप या सबके लिए कह रहे हो? का पैसा नहीं, कोर्ट की संख्या बढ़ाने का पैसा नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट आप दे नहीं पा रहे, 24 घंटे बिजली दे नहीं पा रहे, 5-6 घंटे पानी आप दे नहीं पा रहे हो और मुफ्त पे जा रहे हो। तो ये आपकी बात जो है पूरी करते हैं अश्विनी जी, पहले टीवी, स्मार्टफोन, टीवी, मंगलसूत्र और फलाने ठिकाना करते हैं। ये आपकी जो फार्मूला ये सब पर लागू है या सिर्फ किसी पर्टिकुलर सरकार के लिए कह रहे हैं? मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी को आपने बुलाया, नहीं तो मैं किसी पार्टी का नाम ही नहीं लेना चाह रहा हूं। मैंने तो अपनी पार्टी, अपनी पीआईएल में किसी पार्टी को बनाया ही नहीं है। मैंने तो अपनी पीआईएल में एक सजेस्ट किया है कि भारत में 7 इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिनका पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है, फाइनेंस कमीशन पूरा इंडिपेंडेंट है, सीएजी इंडिपेंडेंट है, नीति आयोग इंडिपेंडेंट काम करती है, इसी तरीके लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट काम करती है। इन 7 के चेयरमैन को, इन 7 के मुखिया को कमेटी बना दीजिए। वो कमेटी एक बार इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट करे और जो एक मॉडल मैनिफेस्टो बना दीजिए। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो पे बनाए, मैनिफेस्टो रिलीज करे, तो उसके सबसे पहले ऊपर बुलेट पॉइंट पे ये बता दे कि जिस राज्य में वो योजना लाने जा रहे हैं उस राज्य की स्थिति क्या है, उस राज्य के ऊपर कर्जा क्या है, दूसरा वो जो वादा कर रहे हैं उस वादे का इंपैक्ट कितना आएगा। अगर कोई सरकार ये कहती है मैं स्कूटी देने दूंगा, तो ये बता दे वो कितनी स्कूटी देगा और उस स्कूटी की कीमत कितनी होगी। ऐसे केवल ये कह देना कि भाई सरकार में दे दो, हम तो स्कूटी दे देंगे। थैंक यू अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला और आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं। RN श्रीवास्तव फार्मर प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी रहे हैं। नीरज यादव समाजवादी पार्टी से हैं और सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और क्षमा चाहते हैं कि आप सबको थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे थे चोर की दाढ़ी में तिनका। ब्रजेश भाई, आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज मिली जुली कबड्डी हो रही थी और उसके रेफरी भी मिले जुले थे। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि तुम मुझे पंत कहो, मैं तुम्हें निराला।
एक आदमी कह रहा है कि एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में गया, दूसरा आदमी एक अरविंद केजरीवाल नाम का ऐसा आदमी कोई तीर चलावे, वो तीर अपने में ले लेते हैं उड़ करके, कहते हैं मेरे को ही मारा है इन्होंने। सच बात यह है कि इन दोनों की, भाजपा की और आपकी, गुजरात चुनाव के लिए, आने वाले चुनावों के लिए एक मिली जुली कबड्डी का एक प्रारूप है ये, और इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। आप साधुवाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में जो फ्री का शब्द है, जो मुफ्त की रेवड़ी जो देने का शब्द है, ये अपने आप में अपमानजनक है। इसको संसदीय मर्यादा के हिसाब से निकाल देना चाहिए। जैसे अभी ओम बिरला साहब ने वो किताब में से कुछ तमाम शर्म, बेशरम, पता नहीं कौन कौन से शब्द निकाले जिनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये मुफ्त की रेवड़ी का मतलब है कि आप आम आदमी की, आप गरीब आदमी की आन पर, बान पर और शान पर कहीं ना कहीं हिट करते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के थे अश्विनी उपाध्याय जी, बड़ी मजेदार बात कह रहे थे, 150 लाख करोड़ का। अरे भाई 2014 में जब हमने सत्ता छोड़ी थी, मात्र 51 लाख करोड़ का कर्ज था हिंदुस्तान के ऊपर 70 साल में। आज 75 साल में इन्होंने 1.5 लाख, मतलब 100 लाख करोड़ का कर्जा और लाद दिया। गया कहां पैसा? और उसके अलावा 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने डीजल और पेट्रोल की एक्साइज की लूट से इकट्ठे किए थे। तो लुटेरे हैं ये लोग, और इनको एक आम आदमी पार्टी मिल गई है कि बाकी सारी पार्टियों को खत्म कर दो। लेकिन अगर ये योजनाएं बंद हो गई तो गरीब कहां जाएगा फिर? बड़ी मुश्किल होगी उसके सामने। मैं यही तो बात कह रहा हूं। खाली योजना ही नहीं, मैं तो कहता हूं अधिकार देने चाहिए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी हमारा इंफॉर्मेशन का अधिकार है, योजना नहीं है। राइट टू फूड, यानी हमारा खाने का अधिकार है। अगर हम भूखे नहीं सो सकते, ये हमारे फंडामेंटल राइट में आ गया है। राइट टू एजुकेशन, ये हमारा अधिकार है, ये योजना नहीं है कि हम फ्री में नहीं। आप सच बात ये पर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई अनाउंसमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं रोक सकता, कतई नहीं रोक सकता, नहीं सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि ये इन जो भारतीय जनता, पर आज बड़े सीरियस थे चीफ जस्टिस। नहीं, मैं आपसे फिर से कहता हूं, अरे अब क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं जब तक उसका आदेश नहीं आ जाए। मैं आपसे दो बातें बड़ी साफ कह रहा हूं कि भाजपा और आप पार्टी, ये सारे विरोधी दलों को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। एक कहता है कि मैं ये लाऊंगा, दूसरा कहता है ये तीर मुझे लगा है, मैं फ्री दे रहा हूं। अरे भाई मुझे एक बात बता दीजिए, ये मिले हुए हैं क्या आपस में? 100%। अच्छा। 3 लोग मिले हुए हैं, ये आप पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, और एक MIM वाले हैं, वो अपने ओवैसी साहब, संजीव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। थैंक यू। ये इन लोगों का अपना, सर थोड़ा सा कह लेने दीजिए। आप बोल रहे हैं, अच्छा कह लिया आपने, और कहना तो कह लें, कोई टाइम प्रॉब्लम नहीं, बोलें। दूसरी बात, दूसरी नहीं, ऐसे प्रवचन इस तरह शब्द मत अभी आपका भी प्रवचन आएगा संजीव भाई, काहे को थोड़ा कंक्लूड करें, थोड़ा कंक्लूड। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को लाज नहीं आती कि मुफ्त की रेवड़ी आप कहते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम देश के 80 करोड़ गरीबों को अनाज खिला रहे हैं। आज ही मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री जी का कि 60 साल के ऊपर की महिलाओं को हम क्या नाम फ्री में बस में सेवाएं देंगे। हम तो स्वागत करते हैं इस बात का। हम तो कहते हैं कि छोटे से लेकर के 60 साल के ऊपर तक की सभी महिलाओं को आप कीजिए। तो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या कंट्राडिक्शन है, ये आप जरा सा बता दीजिए। आप जो नून तेल लकड़ी जो आपने दिया था, नमक और तेल दिया था, वो अब आपने बंद क्यों कर दिया? आप चुनाव खत्म हो गए हैं तो बाकी चीजें आप दे रहे हो, तो राइट टू फूड के हिसाब से दे रहे हो। मेरा ये कहना है, इन सब चीजों पर आप राजनीति मत करें, देश को स्वावलंबी बनाएं। जन कल्याणकारी नीतियां हैं, इनमें आपको मुफ्त नहीं दे रहे हैं। आप जिसको कहते हैं ना कि वेल्थ ट्रांसफर स्कीम होती है, जैसे मनरेगा है, वेल्थ ट्रांसफर स्कीम करते हैं, अमीर से टैक्स लेते हैं और कल्याणकारी। संजीव मिश्रा, थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। संजीव मिश्रा, अगर मुफ्त की योजनाएं अगर जनता तक, जो आर्थिक गैर बराबरी की शिकार है 80-90 करोड़ लोग इस देश के, अगर उन तक कुछ योजनाएं सरकार के माध्यम से जन कल्याण के तहत पहुंच रही हैं, तो आपकी पार्टी उसका विरोध क्यों कर रही है? और आपकी ही पार्टी से जुड़े हुए हैं अश्विनी उपाध्याय, वो तो PIL लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस योजनाओं का? दीजिए संजीव मिश्रा भाषण। देखिए ब्रजेश जी, रेवड़ी शब्द का प्रयोग अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके के हालात थे उस पर उनकी टिप्पणी थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बात कही
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं अलग हैं और रेवड़ी बांटने से अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको ध्यान में रखना होगा। क्यों जो लोग रेवड़ी शब्द से चिढ़ रहे थे उनका तो आपने सबसे पहले इंटरव्यू ले लिया और उन्होंने किस तरीके की बातें कही। ये बात सही है कि दिल्ली में आप जिस तरीके का पानी बांट रहे हो फ्री में, उस तरीके का पानी अगर आप बांटोगे तो दिल्ली की जनता माफ़ नहीं करने वाली। आप जिस तरीके की बिजली बांट रहे हो और जितनी बिजली जा रही है उसका पैमाना नहीं तय हो पा रहा, केवल वाहवाही लूटने का काम। ये बात मेरी समझ में आई। जैसा कि कांग्रेस के साथी ने हमारे कहा कि वो हर चीज़ में अपने आप पर ही ले लेते हैं, तो केजरीवाल जी की ये आदत है। जब आप भी चुनाव लड़ने आए थे उत्तर प्रदेश 13 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा फहराया, आपने भी रेवड़ी कल्चर खूब प्रमोट किया था, बड़े बड़े अगर दावे पूरी बात आना दीजिए तो मेरे ख्याल नहीं, सुन तो नहीं सवाल। आपने तो यहाँ तक कहा था कि होली दिवाली फ्री सिलेंडर, जी बताइए वो क्या था? होली दिवाली फ्री सिलेंडर जो था वो गरीबों के लिए था, वो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए था। ये इस तरीके से नहीं था कि कोई स्कूटी बांटे दे रहा था, कोई कुछ किए दे रहा था। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर पे तिरंगा झंडा फहराने की बात हो रही है, तो कोई एक नेता कहते हैं कि साहब वो 14 तारीख थैंक यू, नहीं शुक्रिया, इस पे अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा सिर्फ आज रेवड़ी पे बेहतर है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा नहीं बात तो पूरी आएगी। क्योंकि कांग्रेस के साथी ने बड़ी बात की, आधे घंटे बाद तो मैं आधे घंटे तक मैं सुनता रहा। और कांग्रेस के क्यों अश्विनी उपाध्याय तो आपकी पार्टी से हैं, उन्होंने तो पक्ष रखा ही है। तो पूरे लुटेरों, ये तो लुटेरों की अरे लुटेरे शब्द कहने से पहले थोड़ा तो कम से कम संकोच तो करो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नीरज यादव मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी शुक्रिया। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस बेहाल हो गई उत्तर प्रदेश में, थैंक यू। 10 साल हो गए देश में सरकार को गए हुए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। अरे जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करो। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बड़े बड़े चैनल पे बैठ के धन्यवाद नीरज यादव जी। ये मुफ्त की योजनाएं बंद करने की भी बात चल रही है और कई पार्टियां इसके विरोध में उतर आई हैं, विशेष तौर पर बीजेपी। नीरज यादव। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि बीजेपी ही तो योजना लाती है और एक तरफ अपने प्रवक्ता को खड़ा करके PIL दे देती है कोर्ट में, PIL दे देती है कोर्ट में। दूसरी बात, आप मिश्रा जी किसी और को भी बोलने दीजिए, आप खुद बोलते रहेंगे, किसी और को भी बोलने का मौका मिलेगा? भैया बोलो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो चुप बैठा हूँ, आप ही बोलो। अरे आप ही तो बोल रहे थे, आप सुरेंद्र जी के बीच में बोल रहे थे। अरे सवाल ना पूछूं, सुनी जी आपके ही बोल रहे थे। एक काम करें, सवाल पूछना बंद कर दें आप लोग को। ब्रजेश जी नहीं, ये ब्रजेश जी आप नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ब्रजेश जी मिश्रा को। ब्रजेश जी बोले, आप बोले। देश में फ्री का कल्चर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चला और इन्हें लगता है जब जब चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी फ्री का राशन, 2 सिलेंडर, होली दिवाली, पता नहीं आज तक जनता को सिलेंडर मिले या ना मिले। आज तक इन्हें जो भी वादे किए चुनावों में, कभी अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। और देश की जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है सुप्रीम कोर्ट, आज उनके जज श्री रमन्ना साहब ने जो निर्णय लिया है, जिस पर सुनवाई की है, बहुत अच्छा निर्णय था। जी शुक्रिया आपका नीरज जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके पास आऊंगा, आपके बाकी विचारों को हम तब सम्मिलित करेंगे। आर एन श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुफ्त की योजनाएं लागू होती हैं तब सरकार शासन पर क्या प्रभाव इसका पड़ता है? आप लोग तो शासन सत्ता में रहे हैं 37-38 साल, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस प्रश्न पे तो राजनीतिक चर्चा ज़्यादा हो रही है, सैद्धांतिक रूप से चर्चाएं तो कम हुई। अब जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं वहाँ पे गरीबी होती है।
तो आश्चर्य की बात यह है कि आज 73 वर्ष बाद भी, आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी इतनी गरीबी है कि हम लोग विषम आर्थिक सामाजिक असमानताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि साहब वहाँ पे इतनी गैर बराबरी है। खैर, वो बात अलग रही कि क्यों रही, कैसे रहा, किसका दोष था, इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पे मुफ्त की बात होती है तो अनुभव तो ये रहा है कि माले मुफ्त दिले बेरहम जी। जो कोई चीज़ मुफ्त की होती है उसका बेरहमी से दुरुपयोग होता है। इसके लिए चाहे वो वीआईपी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे साधारण कर्मचारी हो। ये तो देखिए जितने वीआईपीज़ हैं उनको सारी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं और देखिए कितना दुरुपयोग करते हैं। यही चीज़ आम जनता के साथ भी है और वो दुरुपयोग थोक में होता है और उसका खामियाजा भुगतता है वह जो कि व्यक्ति जो कि टैक्स देता है। जहाँ पे मुफ्त की बात होती है वहाँ पे दुरुपयोग ज़्यादा होता है, फ़ायदा लोगों को कम होता है। अगर ये तय हो गया कि साहब 100 रुपये तक का डीजल मुफ्त होगा, 100 रुपये तक की बिजली मुफ्त होगी, अरे साहब वो जो है सब लोग फर्जी नामों से नाम ले लेके उसको कई सौ रुपए इस तरह से डकार जाते हैं और वो जो है वो इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं जी। अगली बात जो कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार का जनक है ये। जब सब्सिडी होती थी, अभी भी सब्सिडी है, तो जहाँ पे मुफ्त का माल होता है वहाँ पे लाभार्थी की सूची में अपना नाम अंकित कराने के लिए बड़े सब यत्न करते हैं, येन केन प्रकारेण कराते हैं। अभी कई जगह बाढ़ आएगी, आप किस हक में हैं कि इस तरह की योजनाएं दिए जाते हैं, जो मुफ्त की योजनाएं हैं, मुफ्त देने की, ये लागू हों अथवा ना हों, या इन्हें रोका जाए या कंट्रोल किया जाए? आप किस हक में हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि एक मेरा मानना यह है कि अंग्रेजी की कहावत है, गिव मैन अ फिश यू अरेंज फॉर हिज लंच, बट इफ यू टीच हिम फिशिंग तो देन यू अरेंज फॉर हिज लंच फॉर द लाइफ टाइम। हमें तो सक्षम बनाना चाहिए कि वो रोज़गार उनको मिले, वो इतना सक्षम बन जाएं कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमाएं। कुछ समय के लिए सब्सिडी देना तो ठीक है और उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ठीक है। पहले जब सब्सिडी होती थी तो होता यह था कि बिना भ्रष्टाचार, बिना घूस दिए पात्रता क्षेत्र में नाम ही नहीं आता था। अभी भी पात्रता क्षेत्र में बिना घूस दिए नाम नहीं आता, लेकिन पहले होता यह था कि जो सब्सिडी वो सरकारी कर्मचारी की और जो फायदा है वो जो भी असेट है जी, वो क्या मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को तो वो चीज़ अभी भी है जी। बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से सर्वेश मिश्रा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर्वेश जी, अभी आपने सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुनी। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये मिले हुए हैं गुजरात चुनाव में और आप लोग ये मिलकर गेम खेल रहे हैं ताकि विपक्ष के बाकी दलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। एक तरफ हम देखने को मिल रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों से, जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उससे भाग रही है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो रही है, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि जितनी भी दी जाने वाली जनता को सुविधाएं हैं उनमें हम कटौती करेंगे। सरकार का किसी भी काम क्या होता है, वो दूध, वो आप ये समझिए हमारी सभी जरूरी वस्तुओं पर टैक्स इकट्ठा करती है और उस टैक्स का कलेक्शन जनता की सुविधाओं को देना होता है, जैसे हमारे लिए सड़क, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल। और ये अभी भारत में हम इस आंकड़े पे हैं कि अभी भी हमारी 30% जनता दोनों वक्त की रोटी नसीब नहीं है जिनको। अच्छा, नीति आयोग की रिपोर्ट अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पढ़ेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि अभी भी भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। साफ पीने का पानी एक अलग बात है। तो इस तरीके के ये फ्री स्कीम पर बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक PIL भी डाल दी, आज आपने सुना होगा। आपको ये पूरी तरीके से देखना होगा कि 2014 में इस देश के 20 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार देती थी, अब 40 लाख करोड़ का बजट दे रही है, लेकिन अभी जो पैसा है वो चंद कुछ लोगों को फ्री दिया जा रहा है। अंबानी जिनकी आय $23 बिलियन से $53 बिलियन 4 साल में हो गई है। आप सिर्फ इस आंकड़े को समझिए, एक आदमी
4 साल में इतने पैसे कमा चुका है जितना वो 58 साल में नहीं कमाया था, 58 ईयर्स में। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मॉडल क्या है, अपने पार्टी का चंदा बढ़ाओ और अंबानी और अडानी का चंदा बढ़ाओ। पार्टी 4,873 करोड़ का डोनेशन ले चुकी है। अंबानी जितना 4 साल में कमाया है उतना 58 साल में अंबानी नहीं कमा चुका था। इन लोगों के, दोनों लोगों के लोन मिला के 2,45,000 करोड़ माफ कर दिए गए हैं। और जब हम जनता को, जिनके टैक्स का पैसा इन अंबानी और अडानी को जा रहा है, वो हम कह रहे हैं कि इन जनता को आप अच्छे स्कूल दे दो, अच्छे अस्पताल दे दो। ऐसा करो कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो अस्पताल जाए तो पहले वो पैसा नहीं मांगे, पहले अस्पताल इलाज करे। तो इन सब स्कीमों से भारतीय थैंक यू, जनता पार्टी बहुत शुक्रिया घबराई हुई है। आपका सर्वेश, हमारे साथ बने रहिएगा। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि क्या सरकारों की तरफ से मुफ्त की योजनाएं शुरू करने से अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान होता है? तो नरेंद्र शर्मा लिखते हैं कि मुफ्त की योजनाओं से सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि नागरिकों की कार्यक्षमता भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हुकुम चंद्र लिखते हैं कि अगर सरकार जनता को सब कुछ फ्री में देगी तो फिर टैक्स देने वाला टैक्स क्यों देगा? मुफ्त योजनाएं देश को भूखमरी की तरफ ले जा रही हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, इसको लेकर दो तरह की राय सामने आ रही है। पहली राय तो ये है कि देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफ़ी परेशानी में है, संकट में है। सरकार का ये कहना है, विशेष तौर पर केंद्र सरकार का, कि इससे अर्थव्यवस्था को लंबी अवधि के लिए नुकसान हो रहा है इस तरह की योजनाओं पे। ब्रजेश भाई, आप स्वयं हर चीज के साक्षी हैं। 2014 से पहले अगर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम मनरेगा को हम लॉन्च करते हैं और हम फायदे में रहते हैं, मात्र 51 लाख करोड़ के बजट के मतलब कर्जे में रहते हैं, तो वो सरकार अच्छी थी या ये सरकार अच्छी जो 150 लाख करोड़ के घाटे में भी आ गई और आज भी क्या नाम रोना रो रही है कि साहब पैसा नहीं? पैसा गया तो गया कहां? पैसा जहां गया है उसको समझने की बात है। आज आप समझिए चीजों को कि हिंदुस्तान में 2 मॉडल चल रहे हैं। दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी अडानी बन गया और दुनिया में सबसे गरीब देशों में भारत का शुमार हो गया। देखिए चीजों को, कंट्राडिक्शन देखिए। यानी यहां का अमीर हम दो और हमारे दो अमीरों की श्रेष्ठ श्रेणी में जा रहे हैं और भारत गरीबों की श्रेष्ठ श्रेणी में जा रहा है, भारतीय गरीबों की श्रेष्ठ श्रेणी में जा रहा है। 53 लाख लोगों के 53 करोड़ लोगों के आसपास को हम लोगों ने 28 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर लाए थे। ये लोग 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले गए। इनकी योजनाएं क्या हैं? क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की योजनाएं हैं। ये लोग क्या करते हैं? हंगामा ज्यादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें करेंगे बड़ी बड़ी, ये कर दिया हमने। रुपये का डिवेल्युएशन करके 59 रुपया डॉलर था, आज 80 रुपया डॉलर हो गया है। आप बीजेपी नेता ने पीआईएल कर दी। बीजेपी के नेता इसलिए ना कि उनसे करवाई जा रही है। अच्छा। वो करवाई इसलिए जा रही है कि ये लोग निर्मला सीतारमण, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काला जादू, काला कपड़ा, काले जो भी इनके अपना काला भैंसा जो भी करते हो ये जाने अपना, लेकिन इनका काला जादू अब बेरोजगारों पे चल नहीं पा रहा, महंगाई पे काला जादू चल नहीं पा रहा है। तो अब क्या करें ये लोग? क्या साहब अपनी ही क्या नाम वो कर दीजिए, आप पीआईएल कर। बीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। ये फ्री बीज का मुद्दा बहुत इस वक्त गर्म है और इस वक्त चर्चा में भी बहुत है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर इंटरवीन कर चुका है। इस तरह की राजनीति से किसको नफा और किसको नुकसान? देखिए, मुफ्त का योजनाएं कहीं ज़रूरी हैं और कहीं पर इसका दुरुपयोग भी है। भारत जैसे एक विशाल देश में जब आज़ादी मिली थी तो गरीबी थी, खाने के लाले थे और अन्न कम पैदा होता था। लेकिन आज अगर 75 साल बाद भी वही स्थिति है तो हमने 75 साल में बदला क्या? 75 साल के बाद इस देश में गरीबी पर अगर चर्चा होती है तो बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हम विकासशील, विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में अपने आप को बोलते और बताते हैं, जिसे हम आप आज मुफ्त का माल कह रहे हैं, रेवड़ी कहते हैं, उसे हमारे गांव में लोग खैरात कहते हैं। और खैरात जो होती है वो खुददार आदमी नहीं लेता। एक ज़माना था बुज़ुर्गों का जो मुफ्त में, खैरात में मिली हुई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन हमने तरक्की की, पैसा कमाया, पढ़ाई की, लेकिन हम मुफ्त का माल छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कोई टिकट नहीं छोड़ता, कोई मुफ्त का खाना नहीं छोड़ रहा है, कोई सब्सिडी नहीं छोड़ रहा है।
पहले बात होती थी किसानों के कर्जे माफ़ी पर, जब हम लोग छोटे थे तब यही एक बात नारा चुनाव में लगता था। लेकिन अब तो फ्री का राशन, फ्री की दवाई, फ्री का भोजन, सिलेंडर, तमाम सारी योजनाएं हैं, चल रही हैं। फ्री की बिजली, फ्री की बस, गैस, तमाम सारी। आज उसका लाभ अपात्र लोग भी ले रहे हैं और सरकारी तंत्र में बैठे अफसर भी भ्रष्टाचार से। भारत देश में तो योजनाएं तो बहुत अच्छी लागू हुई, लेकिन जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई तो फायदा उसमें दो ही लोगों का हुआ, अपात्रों का और सरकारी अफसरों का। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी हमको कीमत चुकानी पड़ती है। मुफ्त का माल खाली एक आदमी को फलता है, वो नेता को, बाकी तो जनता खाली कमाए और टैक्स दे। चाहे व्यापारी है, नौकरी पेशा है, उद्योगपति है, ये सब अपना सरकार को टैक्स देते रहें और सरकार फ्री का बांटती रहे। ये भौतिकवाद का बाजार है। जब मुफ्त के माल से वोट मिलने लगा इस देश में तो राजनीतिक दलों ने इसको अपना हथियार बना लिया। चुनाव में गाँव में जाते हैं, पूछत अम्मा राशन मिलत बा कि नहीं मिलत बा, अम्मा पेंशन मिला रहा, अब की वोट यहीं पर दिहो। तो जब ये हथियार बन गया हमारी योजनाएं, तो लोग, संपन्न लोग भी ले रहे हैं और जो गरीब पात्र थे वो तो बेचारे मान लो पौते हैं। जब इस देश में जमीर सस्ता हो गया आदमी का, तो इंसान की कीमत क्या रह जाएगी। आप देखिए कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है आज हमारे देश में। एक हर घर रोजगार अभियान भी चला दो, ये सब समस्या खत्म हो जाए। काहे के लिए मुफ्त के चीज़ों पर लोग निर्भर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव लड़ना है सबको, सब अपना अपना वादा लेकर आएंगे। अभी 2024 में चुनाव आएगा तो देखिएगा। लेकिन जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए, और जिसने विरोध किया इतिहास उन्हीं का लिखा गया। टकराने वालों का, तलवा चाटने वालों का इतिहास कभी नहीं लिखा गया इस देश में। तो कोई ना कोई आएगा आगे इस देश में एक दिन और वो इस चीज़ को आगे लेकर जाएगा। ब्रजेश जी वीरेंद्र जी, हम उस व्यवस्था में चले गए जहाँ खटिया पे परे परे सब मिले और मुफ्त के खाओ। तो हमारे फैजाबाद में एक शायर थे रफीक सदानी, उन्होंने खटिया पे परे रहो पे बड़ा अच्छा लिखा है, उसको थोड़ा सुनिएगा। आज आपके बड़े फेवरेट भी रहे हैं ये। हाँ। तो कहा कि हम पुण्य की हा तुम पाप की हो, हम भजन तू फिल्मी जाप की हो, और गुंडई में काली टाप की हो, जो मन में आवे करे रहो, और तुम पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया पे परे रहो। कहीं तुमसे अच्छा रघुआ हरिजन, डिग्री पाइस आधा दर्जन, अस्पताल में होएगा सर्जन, और तू ओकरे छोकरे तरे रहो, और तुम पढ़ाई से अच्छा घरे रहो, चाहे खटिया पे परे रहो। तो सब खटिया की माया है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा, अगर मुफ्त की योजनाओं से कुछ गरीबों को भला हो जाता है, उनके पेट में खाना चला जाता है, उनके बच्चों को शिक्षा मिल जाती है, उनको कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं, तो आपकी पार्टी के नेता इस पर PIL क्यों कर रहे हैं? नहीं, दो चीज़ों को आप देखिए एक साथ जोड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा है कि अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा और गरीबों की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनमें तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। इतना गंभीर विषय आज आपने रखा जी, मैं आपको तो साधुवाद दूंगा कि इतना महत्वपूर्ण विषय आपने रखा। अरे सुरेंद्र जी गुस्सा हो रहे हैं, आप कह रहे हो महत्वपूर्ण आई कोई नहीं। अब वो सुरेंद्र जी का गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि सुरेंद्र जी की पार्टी की स्थितियां बड़ी वैसी हो गई। मैंने तो कहा कि 32 साल कांग्रेस बेहाल उत्तर प्रदेश में है, तो सुरेंद्र जी अरे अपने नेता से PIL क्यों कराई ये बताओ। 10 साल दिल्ली की सरकार का भी हो गया। लेकिन गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर जितने हल्के कमेंट आए, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आम आदमी पार्टी क्या कह रही, समाजवादी पार्टी क्या कह रही। अरे आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई वो दुर्घटना हो जाती है तो उसको पैसा नहीं, पहले उसका इलाज होना चाहिए। अभी दुर्घटना रूपी कोरोना आया था और दिल्ली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो तो बेहतर हो कि अमित शाह जी का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने खुद हस्तक्षेप करके दिल्ली को बचाने का काम किया था।
हाथ खड़े कर दिए थे यही केजरीवाल सरकार ने। बताइए भाई तो नीरज ऐसी यादव, स्थितियों में इस तरीके ये की तो कह रहे हैं कि टिप्पणियां हम बड़ा अटपटा ये सब लगता कुछ है। हमारा किया हुआ है। किस तरीके की स्थिति यस, थी? थैंक यू संजीव समाजवादी जी, पार्टी ने क्या थोड़ा किया? आज कोऑपरेट करिए, वक्त समाजवादी का अभाव पार्टी है। ने नीरज तो यादव गो अहेड। 2012 में नीरज यादव बोलिए। थैंक यू संजीव जी, आरक्षण देंगे। संजीव जी थैंक यू, ब्रजेश थैंक जी, यू, थैंक यू। यस ब्रजेश नीरज जी, जी, कहने का मतलब साफ है। थैंक यू। ब्रजेश जी, ये जब जब चुनाव में जाते हैं तो फ्री की व्यवस्थाएं लाते हैं। ये बिना दिल्ली की बात नहीं हो रही जनता है। के बीच जाने में कतराते सुप्रीम हैं कोर्ट का और मैटर है। अपने ही अधिवक्ता दिल्ली की से बात थोड़ी ना PIL कराते हैं। आईपीएल नहीं भैया, आईपीएल मैच नहीं हो रहा है। संजीव जी, आपके PIL प्रवक्ता ही का। PL क्यों करते हैं? पीएल नहीं, PIL। ब्रजेश जी, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो जनता को राशन फ्री, 2 सरेंडर फ्री, क्या इससे महंगाई पे मार नहीं पड़ेगी? क्या आम जनता के घर का राशन बजट नहीं मिलेगा? इसलिए करते हैं कि और जब 2012 में आपने गरीब आदमी को 2012 में आपने कगार पर लगा खड़ा कर दिया, उसे फ्री की आदत पड़ गई। अब आप बंद क्यों करना चाहते हैं? 2012 में अगर आप उसको बंद करेंगे तो गरीब का क्या होगा? बच्चों को क्या टैबलेट देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है? एक टैबलेट नहीं दी और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। ये मुफ्त में बांटने वाले समय खत्म हो गया आज डिबेट का, और मैं बाकी वक्ताओं से समय में क्षमा आपके चाहता हूं प्रदेश कि की मुझे डिबेट जनता, अभी रोकनी पड़ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। डिबेट का वक्त समाप्त हो चुका, हमारे पास वक्त की थोड़ा कमी थी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।